ओके, तो अब हमने कार्नेट्स इंजन को स्टडी कर लिया है, तो अब हम चलते हैं कार्नेट्स थ्योरम की तरफ। कार्नेट थ्योरम दरअसल ये रिजल्ट है कि अगर कोई भी हीट इंजन हो जो कि दो रेजरवायर्स के दरमियान काम कर रहा हो, एक हॉट रेजरवायर और एक कोल्ड रेजरवायर के दरमियान, तो उस हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कार्नेट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसको हम प्रूव कर देंगे। और इस प्रूफ में जो एक की पॉइंट है वो कार्नेट्स इंजन की रिवर्सिबिलिटी है। मैंने ये कार्नेट्स इंजन को समझाते हुए बताया था कि कार्नेट्स इंजन की जो रिवर्सिबिलिटी होगी, दरअसल वो बहुत ज़रूरी होगी ये प्रूव करने में कि कार्नेट्स इंजन जो है वो मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन है, राइट। और अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सपोज करते हैं कि कोई हीट इंजन है जो कि कार्नेट्स इंजन नहीं है, राइट। तो ये दो रेजरवायर्स के दरमियान काम कर रहा है, तो कंसिडर अ नॉन कार्नेट हीट इंजन। ओके, सो ये दो रेजरवायर्स के दरमियान काम कर रहा है, TH और TC। ओके, तो ये वो हीट इंजन है। यहाँ पे ये क्या करता है कि ये कुछ एनर्जी लेता है QH, लेकिन मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट दूंगा NC, नॉन कार्नेट, राइट। सो नॉन कार्नेट, और ये कुछ एनर्जी जो है वो डंप करता है यहाँ पे नॉन कार्नेट, राइट। और ये कुछ वर्क करेगा, नॉन NC का मतलब है नॉन कार्नेट, राइट। लेकिन ये जो वर्क करेगा ये हमें पता है कि ये हीट एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कार्नेट्स इंजन को लेंगे, लेकिन चूंकि कार्नेट्स इंजन जो है वो रिवर्सिबल है, तो उसको एक रेफ्रिजरेटर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत की पॉइंट है। तो कार्नेट्स इंजन को अगर हम एक रेफ्रिजरेटर के तौर पे यूज़ करें और हमें पता है कि रेफ्रिजरेटर को वर्क चाहिए होता है, तो वो वर्क हम दरअसल उसको इस हीट इंजन से प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब ये कार्नेट्स इंजन क्या करेगा, ये सॉरी कार्नेट्स रेफ्रिजरेटर क्या करेगा कि कुछ हीट एनर्जी लेगा कोल्ड रेजरवायर से, और उसको मैं कहूँगा NC, लेकिन ये कार्नेट्स रेफ्रिजरेटर ले रहा है CAR, मैं दोबारा C नहीं लिख रहा ताकि वो जो नीचे जो सबस्क्रिप्ट C है उसके साथ कंफ्यूजन पैदा ना हो। और ये कुछ हीट एनर्जी यहाँ पे डंप करेगा CAR, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक CH जो डंप करेगा ये एनर्जी वो इक्वल होनी चाहिए C कार्नेट जो इसने एनर्जी ली है कोल्ड रेजरवायर से, प्लस जो वर्क किया है, वर्क इस पे किया है हीट इंजन ने। ओके, अब हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NC है ऑब्वियसली, राइट। सो अब हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हॉट रेजरवायर है उससे टोटली कितनी एनर्जी ली गई है, राइट। सो हॉट रेजरवायर से जो एनर्जी ली गई है, एनर्जी टेकन फ्रॉम हॉट रेजरवायर, वो दो जगहों पे आप देख सकते हैं। एक तो यहाँ से एनर्जी ली गई है और यहाँ पर एनर्जी दी गई है, तो ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ आएगा, राइट। तो एनर्जी जो दी गई है वो है QH NC माइनस QH CAR, राइट। और जो एनर्जी दी गई है, जो एनर्जी दी गई है कोल्ड रिजर्वायर को, वो कितनी है, वो है ये, और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे ये, क्योंकि जो कोल्ड एनर्जी दी गई है हम उसको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के तौर पे लेना चाहते हैं। तो एनर्जी गिवन टू कोल्ड रेजरवायर वो है QC NC माइनस QC कार्नेट, राइट। अब अगर आप QC कार्नेट का ये फॉर्मूला यूज़ करें यहाँ पर, तो लेट्स सी हमें क्या मिलता है। तो जो ये चीज़ है
ये हमें कुछ यूँ मिलेगी कि क्यू सी क्यू एच एन सी माइनस, फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं ये, और डब्ल्यू एन सी का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें 2 सब्सटीट्यूशंस में आगे पीछे कर रहा हूँ। सो इट्स क्यू सी कार्नेट प्लस डब्ल्यू एन सी आना था, लेकिन डब्ल्यू एन सी का ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, क्यू एच एन सी माइनस क्यू सी एन सी। तो ये बनेगा क्यू एच एन सी माइनस क्यू सी एन सी माइनस क्यू एच एन सी और प्लस क्यू सी एन सी। लेकिन ये 2 टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और हमें मिलता है क्यू एच एन सी, सॉरी ये इससे कैंसिल होगा, राइट। सो ये बनेगा क्यू सी एन सी माइनस क्यू सी कार्नेट। इसका ये मतलब है कि जितनी एनर्जी इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आया है। इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी ली गई है हॉट रिजर्वायर से उतनी ही एनर्जी एक्चुअली, क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम है, तो जितनी एनर्जी ली गई है हॉट रिजर्वायर से उतनी ही एनर्जी डंप की गई है कोल्ड रिजर्वायर में। ओके, तो अब हमें पता है क्लॉसियस लॉ के मुताबिक कि जो एनर्जी हॉट रिजर्वायर से ली जाए वो नेगेटिव नहीं हो सकती। हॉट रिजर्वायर से एक्चुअल में एनर्जी ली जाती है और कोल्ड रिजर्वायर में डंप की जाती है। अगर हॉट रिजर्वायर से जो एनर्जी ली गई है अगर वो नेगेटिव हो, इसका मतलब है कि एक्चुअल में ओवरऑल प्रोसेस में हॉट रिजर्वायर को एनर्जी मिली है कोल्ड रिजर्वायर से। अब चूंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता ये एनर्जी जो हॉट रिजर्वायर से ली गई है, यानी कि ये चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका ये मतलब है कि क्यू एच कार्नेट माइनस क्यू एच एन सी, सॉरी क्यू एच एन सी माइनस क्यू एच कार्नेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। इसका ये मतलब है कि क्यू एच एन सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू एच कार्नेट, राइट। ओके, दूसरी बात ये कि चूँकि हमें ये पता है कि ये दोनों चीज़ें अभी हमने प्रूव किया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इस इक्वालिटी को यूज़ करके मैं ये एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, वो ये है कि क्यू एच एन सी माइनस क्यू एच कार्नेट, ये मैंने सिर्फ ये चीज़ कॉपी की है अभी, ये इक्वल है इसके, राइट। तो ये इक्वल है क्यू सी एन सी माइनस क्यू सी कार्नेट, राइट। तो इसको मैं रीशफल कर लूँ अगर, तो मुझे ये मिल सकता है कि क्यू एच एन सी माइनस क्यू सी एन सी इक्वल टू क्यू एच कार्नेट माइनस क्यू सी कार्नेट। बट ये दोनों के दोनों जो हैं ये वर्क डन बाय दी, ये वाला जो है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वर्क डन बाय दी नॉन कार्नेट इंजन है, और जो राइट हैंड साइड है वो दरअसल वर्क डन बाय अ कार्नेट इंजन है अगर वो इन्हीं 2 टेम्परेचर के दरमियान लगा होता। क्योंकि जो ये दरअसल हम देख सकते हैं कि चूँकि कार्नेट इंजन इस वक्त एक रेफ्रिजरेटर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन चूँकि वो रिवर्सिबल है तो वो कार्नेट इंजन अगर लगा होता तो वो इतनी ही एनर्जी हॉट रिजर्वायर से लेता, यानी कि इतनी एनर्जी वो हॉट रिजर्वायर से लेता और इतनी ही एनर्जी वो कोल्ड रिजर्वायर में डंप करता, बिकॉज कार्नेट इंजन के तमाम प्रोसेसेस दे आर रिवर्सिबल। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूँ W नॉन कार्नेट और ये होगा W कार्नेट, तो दोनों के वर्क सेम है, राइट। अब एफिशिएंसी क्या है नॉन कार्नेट की? हमें पता है कि एफिशिएंसी जो है वो होती है वर्क और ओवर क्यू एच, राइट। तो हमें पता है कि चूँकि जो नॉन कार्नेट इंजन है अच्छा एक और चीज़, कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी क्या है ये पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये है कार्नेट डिवाइडेड बाय क्यू एच कार्नेट, बट अभी हमने देखा है कि दोनों वर्क्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये लिखा जा सकता है एन सी एंड क्यू एच कार्नेट, राइट। अब हमने अभी देखा था कि क्यू एच नॉन कार्नेट जो है वो बिगर है एज कम्पेयर टू क्यू एच कार्नेट, जिसका ये मतलब है कि ये जो चीज़ है ये छोटी है एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसके डिनोमिनेटर से, राइट। इसका ये मतलब है कि जो कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी है इट इज़ बिगर देन द एफिशिएंसी ऑफ अ नॉन कार्नेट इंजन।
राइट। तो इसका ये मतलब है कि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नेट इंजन इज़ बिगर देन एफिशिएंसी ऑफ नॉन कार्नेट इंजन। एक्चुअली चूँकि ये इसके इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पे हमने देखा था कि ये इक्वल भी हो सकता है, राइट। तो ये इक्वल भी हो सकता है, और ये इक्वालिटी तभी होगी जब ये जो जिसको मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि नॉन कार्नेट इंजन है, मैंने ऐसी कोई और एजम्पशन नहीं दी है कि जो इस पक्का करे इस चीज़ को कि ये नॉन कार्नेट इंजन है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये कहना चाहिए कि ये कोई भी इंजन हो सकता है। तो ये इक्वालिटी तब होगी एफिशिएंसीज में अगर ये दूसरा जो इंजन मैंने जिसको मैंने नॉन कार्नेट कह रहा हूँ थोड़ी देर से, एक्चुअली ये भी एक कार्नेट इंजन ही हो। तो दिस इज एक्चुअली द प्रूफ ऑफ कार्नेट्स थ्योरम। और कार्नेट थ्योरम से कार्नेट थ्योरम को यूज़ करके एक्चुअली हीट इंजन के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन की तरफ भी जा सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये कैसे होता है। सो अनदर डेफिनेशन या फिर रियलाइजेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। राइट। तो इसको समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट रेजर्वायर्स हैं, और 3 रेजर्वायर्स हैं हमारे पास, तीनों के टेम्परेचर्स डिफरेंट हैं। ओके, उनके टेम्परेचर्स जो है वो हैं T1, T2 और T3। T1 जो है वो सबसे बड़ा है और T2 जो है वो T3 से बड़ा लेकिन T1 से छोटा है। अब इन 3 रेजर्वायर्स को हम रियलाइज़ करते हैं। तो ये T1 रेजर्वायर है, और ये T2 रेजर्वायर है, और ये है T3 रेजर्वायर। तो सबसे मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो ये है T3 रेजर्वायर यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ कि T1 और T2 के दरमियान एक इंजन को ऑपरेट करता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मैं एक इंजन को T1 और T2 के दरमियान लगाऊँ, ये Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करे और Q2 हीट जो है डंप करे इंजन 2 में, और साथ में कुछ वर्क भी करे, बट वो वर्क हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वर्क ऑब्वियसली करेगा ये, राइट। ओके, अब मैं एक दूसरा इंजन लगाता हूँ जो कि ये सारे के सारे कार्नेट इंजन है। ओके, जो कि T2 से एनर्जी ले, राइट, और T3 में डंप करे, लेकिन जितनी एनर्जी मैंने T1 से डंप की थी T2 में, ये उतनी ही एनर्जी ले, मैं ये चाहता हूँ। तो Q2 और Q3, राइट। ओके, अब अगर ये Q1 और T1 और T3 के दरमियान डायरेक्टली लगाऊँ मैं इंजन, तो ये Q1 एनर्जी लेगा और Q3 एनर्जी जो है वो डंप करेगा। ओके, राइट। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हम सबसे पहले अगर इस इंजन को कंसिडर करें जो कि T1 और T2 के दरमियान है, हमें पता है कि इसकी एफिशिएंसी जो है, और मैं इसको अब लेबल करूँगा टेम्परेचर्स के साथ, क्योंकि एफिशिएंसी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो दिस इज़ 1 माइनस T2 ओवर T1, जिसका मतलब ये है, बल्कि T2 ओवर T1 तो कार्नेट इंजन के लिए है, ये कार्नेट इंजन के लिए स्पेसिफिक है। लेकिन अगर मैं जनरल इंजन लूँ, जो कि कार्नेट इंजन ना भी हो चाहे, तो उसके लिए ये जो एफिशिएंसी होगी ये 1 माइनस Q2 ओवर Q1 होगी, राइट। ये वाला जो फार्मूला है एफिशिएंसी का, ये सिर्फ कार्नेट इंजन के लिए है, लेकिन जनरल इंजन के लिए ये फार्मूला ठीक है, राइट। ओके, अब मैं Q2 को अगर सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा Q2 इज जस्ट Q1 1 माइनस एफिशिएंसी T1 T2, राइट। तो ये मेरे पास एक फार्मूला आ गया Q2 का। अब मैं काम करता हूँ और मैं दूसरा इंजन कंसिडर करता हूँ जो कि ये वाला इंजन है, जो कि T2 और T3 के दरमियान लगा हुआ है। तो इसको यूज़ करके, इस इंजन को यूज़ करके इनेकुलसली बिल्कुल मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि Q3 इज़ Q2 इंटू 1 माइनस ईटा T2 एंड T3, राइट। बट Q2 का ये फार्मूला है मेरे पास, तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ इस फार्मूला को, तो ये बनता है Q1 1 माइनस ईटा T1 T2 एंड 1 माइनस ईटा T2
T3। तीसरी बात ये है कि अगर मैं तीसरा इंजन कंसिडर करूँ, ये वाला इंजन तो इस इंजन को यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ कि Q3 इज़ Q1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ईटा T1 T3, राइट। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास Q3 के दो फार्मूलाज हैं, बल्कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख सकता हूँ कि ये Q3 है, ये प्रोपोर्शनल है Q1 के, और ये प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है। बट यही चीज़ यहाँ पे भी है, ये Q3 है, ये Q1 के प्रोपोर्शनल है, और ये प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है। इसका मतलब है कि दोनों प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर जो है वो इक्वल होने चाहिए। इसका ये मतलब होगा कि 1 माइनस ईटा T1 T3, एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा T1 T2 इंटू 1 माइनस ईटा T2 एंड T3। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे T2 है ही नहीं, T2 की डिपेंडेंस है ही नहीं, लेकिन राइट साइड पे T2 की डिपेंडेंस है, राइट। तो ये कैसे हो सकता है? इसका रफ आंसर जो है वो ये है कि ये तभी हो सकता है कि अगर 1 माइनस टी, यहाँ पे कोई भी दो टी रख लूँ मैं, अगर टी आई और टी जे, कोई भी दो टी, अगर ये कोई फंक्शन हो टी जे डिवाइडेड बाई टी फंक्शन ऑफ टी आई, कोई फंक्शन हो, मुझे नहीं पता ये क्या फंक्शन है, लेकिन अगर ऐसा हो तो आप देख सकते हो कि ये जो राइट हैंड साइड है ये सिंप्लीफाई हो जाती है कुछ इस तरह से, ये बनती है ये जो राइट हैंड साइड है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये बनती है फंक्शन ऑफ T2 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ T1 मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ T3 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ T2। लेकिन चूंकि ये कैंसिल हो जाता है और ये बनता है फंक्शन ऑफ T3 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ T1, और इस डेफिनेशन को यूज़ करके, डेफिनेशन नहीं कहना चाहिए, एक्सप्रेशन को यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है ये है 1 माइनस ईटा T1 और T3। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये इक्वेशन, राइट। एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, क्या हम ये फंक्शन डिटरमिन कर सकते हैं? वेल एक्चुअली यस, हम ये फंक्शन डिटरमिन कर तो सकते हैं, लेकिन कैसे? वेल इसका एक तरीका तो है। इसका एक तरीका ये है कि सपोज करो कि हमें ये नहीं पता कि ये क्या है टी आई और टी जे, लेकिन हमें ये पता है कि ये एक फंक्शन होना चाहिए, कोई फंक्शन, हमें नहीं पता क्या फंक्शन, टी आई और टी जे का, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि चूँकि ये इक्वेशन मेरे पास है, ये इक्वेशन, राइट, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके मैं ये लिख सकता हूँ, और इस जो ऊपर वाली इक्वेशन थी और इस इक्वेशन को यूज़ करके मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ, चूँकि यहाँ पे सबसे पहले T1, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ, इस पे मैं हाईलाइट रहने देता हूँ, ओके। सो F13 आएगा सबसे पहले, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे 1 और 3 का फंक्शन है ये, ओके। सो Ft1 T3 is equal to F T1 T2 और मल्टीप्लाइड बाय F ऑफ T2 और T3। अब मैं चाहता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन से मेरी जान छूटे और एडिशन जैसी कोई चीज़ हो सके, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ टी आई और टी जे जो है, इसको मैं कह देता हूँ ये एक और फंक्शन जिसको मैं एज कह देता हूँ, एज, इसका लॉगरिथम है। जैसे ही मैं ये करूँगा तो फिर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ कि एच T1 T3 इज एच T1 T2 प्लस एच T2 और T3। कैसे? वेल मैंने लॉगरिथम्स की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ की है कि अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हों तो हम उनके लॉगरिथम्स को क्या कहते हैं, वेल एक मिनट, या ओके। तो यहाँ पे हो या रहा था, मैं एक स्टेप कर देता हूँ बीच वाले ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। तो मैं यूँ कर सकता हूँ कि चूँकि f जो है वो ln ऑफ समथिंग है, तो बल्कि रुको मैं इसको एक्सपोनेंशियल करता हूँ, ज़्यादा बेहतर है आई थिंक, या एक्सपोनेंशियल ऑफ h,
टी आई टी जे, या दैट्स बेटर. सो फिर ये बनता है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ h1 h3 is exponential of t1 t2 exponential of t2 t3. yes, okay, now it makes sense. अब राइट हैंड साइड पे मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ, राइट, पावर्स को ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मुझे मिलेगा h1 t1 t2 प्लस h of t2 t3, राइट. अब दोनों साइड्स को मैं कंपेयर करता हूँ, इस साइड को और इस साइड को, तो अब मुझे ये दिख रहा है कि पावर सेम होनी चाहिए, राइट. सो इसका ये मतलब है कि h of t1 t3 is just h of t1 t2 plus h of t2 और t3, राइट. ओके, अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात है. आप यहाँ इस पे एक एतराज़ कर सकते हो कि मैंने इस फंक्शन को एक एक्सपोनेंशियल के तौर पे क्यों ले लिया. जब मैं किसी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल के तौर पे लेता हूँ तो मैं ये एज्यूम कर रहा होता हूँ कि वो फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ. वेल एक्चुअली हाँ, ये अच्छी असम्पशन है, क्योंकि फंक्शन जो था ये था 1 माइनस ईटा, और मैं ईटा जो है वो इंजन्स के लिए कंसिडर कर रहा हूँ. तो हमने देखा था ये पिछले लेक्चर्स में कि जो एफिशिएंसी है वो कभी कभी ग्रेटर देन 1 नहीं होती. इसका मतलब है 1 माइनस ईटा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. तो मैं ये एक्सपोनेंशियल वाली जो सब्स्टिट्यूशन है ये बिल्कुल कर सकता हूँ. ओके, अब हम देख रहे हैं कि हमने इस इक्वेशन से जान छुड़ा ली है जिसमें प्रोडक्ट था राइट हैंड साइड पे, और अब मैंने इसको एक सम के तौर पे कन्वर्ट कर दिया. तो इसका क्या फ़ायदा होगा मुझे. वेल अब अगर मैं ये काम करूँ कि मैं इस इक्वेशन पे दोनों साइड पे एक मिक्स्ड डेरिवेटिव अप्लाई करूँ. मिक्स्ड डेरिवेटिव क्या होता है. वेल अप्लाई दिस डेरिवेटिव, पार्शियल डबल डेरिवेटिव t1 और t2. तो ये मिक्स्ड डेरिवेटिव का मतलब है कि इसमें दो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया गया है. तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज ये t2 पर डिपेंड नहीं करती, ये t1 पे डिपेंड नहीं करता, तो ये ख़त्म हो जाएगा. इसका ये मतलब है कि जो h12 है इसका डेरिवेटिव वैनिश होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव. इसका ये मतलब है कि h जो है जो t1 और t2 पे डिपेंड करता है उसकी जो फॉर्म है वो कुछ यूँ होनी चाहिए कि एक फंक्शन होना चाहिए कोई h1 जो सिर्फ t1 पे डिपेंड करता हो, और एक और फंक्शन होना चाहिए h2 जो t2 पे डिपेंड करता हो, राइट. तो अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे पुट करूँ यहाँ पे इस इक्वेशन में, जो कि एक्चुअली मैंने इसको काट भी दिया थोड़ा सा, खैर, तो मेरे पास ये चीज़ आती है कि h1 of t1 प्लस t3. वेल मुझे इसके नाम बेहतर करने चाहिए, तो a और b बेहतर है. ओके, सो a of t1 प्लस b of t3, राइट, इज इक्वल टू, अब ये चीज़ आएगी, मैं बल्कि ये ख़त्म कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके, तो अब ये चीज़ आएगी, तो ये है दरअसल a of t1 प्लस यहाँ पे 2 था, मिट गया वो, ओके, प्लस b of t2. तो a of t1 प्लस b of t2 प्लस अब t2 और t3 हैं, तो a of t2 प्लस b of t3. तो इसमें से ये तो कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है. इसका ये मतलब है कि a of t2 शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b of t2, और t2 जो है वो एक आर्बिट्ररी टेम्परेचर है, राइट. मैंने t2 को कोई सेट नहीं, कोई वैल्यू नहीं दी थी. हाँ, मैंने ये कहा है कि t1 जो है वो बड़ा है t2 से और t3 से, लेकिन t2 आर्बिट्ररी है. इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है a, ये b फंक्शन के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, और इसका ये मतलब है कि h of ti tj जो कि एक्चुअली था a of ti प्लस b of tj, ये होगा a of ti माइनस a of tj, राइट. इसका ये मतलब है कि चूँकि h जो था, मैंने यहाँ पे पीछे जाऊँ तो मैंने कहा था कि फंक्शन f जो है ये दरअसल
एक्सपोनेंशियल है एज का, इसका मतलब है कि एज जो है वो लॉगरिथम है एफ का, राइट। तो एज जो है वो लॉगरिथम है एफ का, लेकिन हमें ये पता लग गया है कि एज की जो फॉर्म है वो ए ऑफ टी आई माइनस ए ऑफ टी जे है। तो इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल के तौर पे लिखूं तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ए ऑफ टी जे, तो ये दरअसल एफ ऑफ टी आई और टी जे है, राइट। लेकिन एफ ऑफ टी आई टी जे क्या था, अब मैं और पीछे जाऊँ तो मुझे याद आता है कि एफ ऑफ टी आई जे तो ये था, टी आई टी जे सॉरी ये था। तो अब अगर मैं ये चीज़ रख दूँ टी आई एफ टी आई टी जे की जगह, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो मुझे मिलेगा 1 माइनस ईटा दिस थिंग इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी आई, और माइनस था लेकिन उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी जे, लेकिन मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए टी जे डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए टी आई, राइट। सो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यू नो हमने ये कहा था, मैं क्या कहते हैं, मैं और पीछे जाऊँ तो मैं याद कराऊंगा कि मैंने कहा था कि ये जो है इसको यूँ लिखा जा सकता है, बल्कि मैं ये हाईलाइट हटाता हूँ, ओके। तो ये हाईलाइट ज़रूरी है कि मैंने कहा था कि ये तब ज़रूरी है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये सिर्फ तभी सेटिस्फाई हो सकती है अगर 1 माइनस ईटा की ये फॉर्म हो। और फिर मैंने कहा था कि लेट्स सी कि ये फंक्शन क्या है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा f, ये दरअसल एक एक्सपोनेंशियल ऑफ सम अदर फंक्शन है, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 1 माइनस ईटा को ये जो इक्वेशन थी, ये हाईलाइटेड इक्वेशन 1 माइनस ईटा को बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे ये समझ आ रही है हमें कि हम इंजन्स को यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए। हमने ये देखा कि कारनॉट इंजन में 1 माइनस एफिशिएंसी जो है T1 T2 वो होती है T2 ओवर T1, राइट। और हम अब ये देख रहे हैं कि एक जनरल इंजन के लिए दिस इज T2 ओवर एफ ऑफ T1, राइट। तो अब अगर हम ये कहेंगे किसी भी इंजन के लिए जो क्या कहना चाहिए मुझे, जो एफिशिएंसी है वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं। तो अगर हम उसको इस तरह लिखें 1 माइनस एफिशिएंसी, तो वो एक फंक्शन बनेगा, वो एक फ्रैक्शन बनेगी फंक्शंस की, और फंक्शन किस पर डिपेंड करते हैं, सिर्फ टेम्परेचर्स पे जो कि जिनके दरमियान इंजन ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं अगर हम इसको डिफाइन कर देंगे, ये फंक्शन खुद टेम्परेचर ही है, यानी कि एफ, ठीक है। यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि एफ जो है अगर मैं उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ इट डजेंट मैटर, बिकॉज जो चीज़ हम एक्चुअल में मेजर कर सकते हैं वो एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ इनके रेशियो पे। तो ये नंबर जो भी होगा ए वो कट जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस फंक्शन को ही टेम्परेचर डिफाइन करते हैं, और अगर हम ये करते हैं तो ये हमारे पास एक तरीका आ जाएगा डिफाइन करने का टेम्परेचर यूजिंग हीट इंजन्स। तो आई नो कि ये जो पीछे वाली थोड़ी डिस्कशन थी ये थोड़ी इन्वॉल्व थी, बट इफ़ यू डोंट वांट दैट और आप सिर्फ कॉर्नेट्स थ्योरम में ही इंटरेस्टेड हो तो यू डोंट नीड टू फॉलो दैट, बट आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग।